गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शिल्पा, राज, नंदिनी, आकाश, विपिन, योगेश, पीयूष, आनंद, गौतम, अमित, सत्यम, रविंद्र, आयुषी, नंदिनी, गौरी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, राज, दिव्या, अभिषेक, मनीष, निकिता, रोहित। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। फाइनली छुटकारा मिल गया है हमें एक चैप्टर से। बहुत ही बड़ा चैप्टर था और इतना मतलब इतने भी क्वेश्चन नहीं आते थे उस चैप्टर से जितने दिन हमने उस चैप्टर को पढ़ा है। लगभग पूरा एक हफ्ता हमने पढ़ा कैलेंडर चैप्टर को, पूरा एक वीक। और मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज भी करा दी और एप्लीकेशन पर मैं उम्मीद करता हूं कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें अप टू डेट हो चुकी होंगी। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, है ना? हाँ जी, सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से अप टू डेट हो चुकी है। और तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम एनालिटिकल रीजनिंग। और ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर एनालिटिकल रीजनिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हो? एनालिटिकल रीजनिंग सर अभी तो हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अभी तो आप वर्बल रीजनिंग देखो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो रीजनिंग है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है: वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, है ना? हमारे एग्जाम में वर्बल और नॉन वर्बल के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्बल रीजनिंग के आते हैं और उससे कम आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, और सबसे कम क्वेश्चन आते थे एनालिटिकल रीजनिंग के, आते थे। लेकिन जब से रीजनिंग बेटा मेंस में आने लगी है, आप लोग जानते हैं पहले रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में आती थी, लेकिन 2022 से रीजनिंग हर मेंस एग्जाम में आ रही है। तो रीजनिंग उतनी ही दावे, मतलब अब रीजनिंग का वेटेज उतना ही है जितने की अदर सब्जेक्ट्स का है। तो रीजनिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है ना? हाँ जी, अब रीजनिंग को भी फुल इज्जत चाहिए। तो जब से रीजनिंग मेंस में आई है तो जो पहला जो बदलाव हुआ है रीजनिंग में वो यही बदलाव हुआ है कि एनालिटिकल रीजनिंग एंटर कर चुकी है रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट ज्यादा मतलब कुछ क्वेश्चंस अब एनालिटिकल रीजनिंग के हमारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते थे, पहले तो सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग बैंकिंग एग्जाम्स में आती थी, लेकिन अब एनालिटिकल रीजनिंग हमारे इन एग्जाम्स में पूछी जाने लगी है। चाहे वो एसएससी से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, रेलवे से रिलेटेड कोई भी पेपर हो। तो एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये एक अपने आप में अलग ही रीजनिंग है, ठीक है? इस रीजनिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अच्छा, बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग को बनाया क्यों गया, क्या कारण है कि एनालिटिकल रीजनिंग बनाई गई, है ना? इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है ना? एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एटीट्यूड, एक क्या होता है, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में? हाँ जी, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली हमारा एप्टीट्यूड चेक करने के साथ साथ हमारा एटीट्यूड भी चेक करता है। हाँ जी, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताओ, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में बेसिक डिफरेंस क्या है?
मैं आपको बताता हूं, ये पिक्चर रख लेते हैं बस। हाँ जल्दी से बताओ। हाँ जी, देखो एप्टीट्यूड और एक बच्चा कह रहा पी का डिफरेंस है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में। बहुत बढ़िया, ये बच्चा बहुत दूर तक जाएगा, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है। तुम भविष्य में हो सकता है तुम बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचो, और वास्तव में तुम्हारी इस ग्रह पे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं समझेगा, तुम दूसरे ग्रह के प्राणी हो। मंगल ग्रह पे तुम्हारी बहुत वैल्यू होगी, तुम्हें पृथ्वी ग्रह छोड़ के मंगल ग्रह पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, यहाँ पे पी और यहाँ पे पी की जगह टी है, बाकी सब सेम है। देखो ए टी टी आई आई टी टी यू यू डी डी ई। इस बच्चे ने कहा सर पी लेटर और टी लेटर का डिफरेंस है, इसके अलावा एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले इस बच्चे के लिए तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बताता हूं बेसिक डिफरेंस क्या है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में। देखो बेसिक डिफरेंस ये है, जैसे कि मैं आपसे कहूं 2 3 जा कितने होते हैं, 2 3 जा आप कहोगे सर 6 होते हैं। दुनिया में आप किसी से भी पूछोगे, है ना, चाहे पहली क्लास के बच्चे से, दूसरी क्लास के बच्चे से, तीसरी क्लास के बच्चे से, चौथी क्लास के बच्चे से, सारे बच्चे क्या कहेंगे सर 2 3 6 होते हैं। दिस इज एप्टीट्यूड, दिस इज एप्टीट्यूड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भैया इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस जूस के ग्लास के बारे में आपका कुछ कहना है? अगर मैं आपसे जूस के ग्लास के बारे में पूछता हूं तो आप क्या कहोगे? आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऑरेंज ग्लास, ऑरेंज जूस है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर मौसमी का जूस है, ऑरेंज ग्लास है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जूस से भरा हुआ ग्लास है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर इसमें जूस पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा खाली गिलास है ना। कुछ बच्चे कहेंगे ना सर ये ग्लास पूरा भरा हुआ है ना, ज्यादातर जूस से भरा हुआ है, कुछ पार्ट इसका हवा से भरा हुआ है, एयर से। तो अलग अलग लोग अलग अलग धारणाएं देंगे इस जूस के ग्लास के बारे में, देंगे कि नहीं देंगे? और ऐसा नहीं इनमें से कोई भी व्यक्ति गलत होगा, है ना, इनमें से हर व्यक्ति सही होगा। की पीएनजी अपलोड नहीं हुई, चेक कर लेना एक बार फ्राइडे की पीएनजी, है ना। तो फ्राइडे की क्लास बाद में अपलोड की गई थी, तो मैंने पीएनजी की बोल दिया था अपलोड करने को, तो एक बार वो भी चेक कर लेना। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्लास के बारे में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग धारणा होगी, तो इसको हम बोलते हैं योर एटीट्यूड लेवल। दिस इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब देखने का नजरिया, और देखने का नजरिया, और हर इंसान का, दुनिया में हर इंसान का अपना अलग नजरिया होता है। नजरिया ये हम कह सकते हैं देखने का नजरिया, ठीक है, क्या कह सकते हैं? हाँ अपलोडेड है बेटा, ये हम कह सकते हैं देखने का नजरिया, है ना। हर इंसान का जो देखने का नजरिया होता है, कल की क्लास नहीं। हाँ जी, तो ये जो है ना दिस इज योर एटीट्यूड, आपके देखने का नजरिया जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये जो है ना ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज। बट ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, फिक्स होगा, ये होगा पर्सन टू पर्सन फिक्स। तो अभी तक आपने रीजनिंग में, है ना, रीजनिंग में जो पूरा का पूरा वर्बल रीजनिंग का पार्ट है ना, पूरा का पूरा जो वर्बल रीजनिंग है वो हमारा एप्टीट्यूड है। नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी, है ना, आंखों का टेस्ट है, आंखों की परीक्षण है। और जो एटीट्यूड है दिस इज अवर, है ना, ये हमारा देखने का नजरिया होगा, है ना। यहां पर ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, पूरी की पूरी जो एनालिटिकल रीजनिंग है, बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग हमारे एटीट्यूड को चेक करती है कि दुनिया में हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं, किसी समस्या को देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया हमारा क्या है। कोई भी इंसिडेंट अगर हमारे सामने हुआ तो हम उस इंसिडेंट को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो हमारा देखने का नजरिया क्या है, क्या वो दोनों गलत होंगे हमारे लिए, या दोनों में से कोई एक सही होगा, है ना, या दोनों ही सही होंगे अपनी अपनी जगह पर। तो ये पूरा का पूरा जो एटीट्यूड है ना, यही है पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग। ये पूरा एनालिटिकल रीजनिंग है जो हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करता है,
ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ के हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, हमारी पर्सनैलिटी में सुधार आता है। ठीक है, आर्गुमेंट्स नाम का एक चैप्टर है, जब आप आर्गुमेंट चैप्टर पढ़ोगे तब आप जानोगे रियल लाइफ में आर्गुमेंट सही क्या होते हैं। एक्चुअली आप कुछ भी आर्गुमेंट करने लगते हो किसी से भी, है ना, और आपकी कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि रियल आर्गुमेंट्स होते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एनालिटिकल रीजनिंग में आप समझोगे कि एक्चुअल में रियल आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब आप इस एनालिटिकल रीजनिंग को पढ़ लोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक सुधार आएगा, एक इंप्रूवमेंट आएगा, आपको चीजों का देखने का नजरिए में सुधार आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, आपकी बात की वैल्यू होगी। आज के बाद आप जब भी बात करोगे सामने वाला आपकी ढंग से सुनेगा, क्योंकि आपकी एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जिसकी एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होती है उसकी ही बातों में वजन होता है, एक वजूद होता है। ठीक है, वरना बातों में वजन नहीं होता, बातें हल्की होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए एनालिटिकल रीजनिंग को बनाया गया है। सर, जब हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग होता है तो आप लोगों के देखने का नजरिया सही कैसे करोगे? देखो, 10 लोग अगर किसी चीज को देख रहे हैं अपने अपने नजरिए से, तो जरूरी नहीं है 10 के 10 अपनी जगह तो सही है, लेकिन एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड होता है जहां पे वो 10 के 10 सही नहीं हो सकते, केवल एक ही व्यक्ति सही हो सकता है। समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको सिखाऊंगा एनालिटिकल रीजनिंग में, कि आपके जो देखने का नजरिया हो अब आपके आज के बाद गलत ना हो। आप किसी भी चीज को देखोगे अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही तरीके से देखोगे, आपकी सोच में सुधार आएगा। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ के हमें एक सकारात्मक सोच को पैदा करना है ना। हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में, आज के बाद कभी भी हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, चाहते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग में आपके मार्क्स अच्छे आए, तो भले ही आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकर क्यों ना हो, भले ही आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकर क्यों ना हो, लेकिन आज के बाद जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, आंसर्स दोगे, तो अपनी वो नकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा को साइड में कर देना, अपनी ओवर थिंकिंग को साइड में कर देना। आपको इतना पॉजिटिव रहना है, इतना जिसकी कोई हद नहीं। तो आज से आप बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव, नकारात्मक वाक्य कोई नहीं करेगा। समझ रहे हो? सिर्फ आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब कहने का है, इन शॉर्ट में कहूंगा कि आप गांधी जी बनना पड़ेगा आपको। कोई एक गाल पे चाटा मारे, आपको दूसरा गाल भी आगे करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए एनालिटिकल रीजनिंग में। हाँ, मतलब वो वाला डायलॉग अपने मन में दोहराओ, साला पुनिच भगवान है। लेकिन ये जो वाक्य आपको दोहराना है, ये गांधी बन के दोहराना है। मतलब आपको हमेशा दूसरों का भला करना है, अपने बारे में तो सोचना है। जैसे भगवान ईश्वर क्या होते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं। तो आपको ऐसी सोच धारण करनी है कि सबका भला हो। ठीक है, और अपने बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, मतलब पर्सनल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। पर्सनली आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको जो भी सोचना है तो वो एज ए सोसाइटी सोचना है। सोसाइटी का भला कैसे होगा, इस समाज का भला हम कैसे करेंगे। और जब हम इस समाज का भला करेंगे, तो वहां पे कहीं भी हम आंदोलन क्रांतिकारी तरीके से नहीं करेंगे, हम कोई भी आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, हम कुछ भी क्रांतिकारी काम नहीं कर सकते, हम किसी भी संस्थान के विरोध में नहीं जा सकते, किसी भी संस्था के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। एक्चुअल में अगर मार्क्स चाहिए तो मैं आपको मार्क्स लेने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तो प्रैक्टिकली हम टीचर्स खुद एसएससी का विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो याद रखना है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलना पड़ेगा। हमें कभी भी गवर्नमेंट, किसी भी हायर अथॉरिटी, किसी भी, है ना, सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशन, उनका हमेशा फेवरिज्म करना है, हमेशा फेवर करना है। हम कभी भी सरकार का विरोध, देखो जिस सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सरकार का विरोध कैसे कर सकते हो ये बताओ। प्रैक्टिकली करो ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली तो नहीं कर सकते, ऑन पेपर तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो दो चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, एक पॉजिटिव, दूसरा गवर्न, मतलब सरकार का विरोध नहीं करना, हमेशा इसके फेवर में रहना है। चाहे कोई भी कानून ला जाए, हमें हर कानून को मानना पड़ेगा, हर कानून को।
तो एनालिटिकल रीजनिंग में मैं आपको सबसे पहले ना नंबर ऑफ चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ, कितने चैप्टर्स है एनालिटिकल रीजनिंग में। देखो, पहला जो एनालिटिकल रीजनिंग में चैप्टर है वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं assumptions, जिसको हिंदी में कहते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, स्टेटमेंट को तो दुनिया जानती है, इसको कहते हैं कथन। अजम्पशंस को बोलते हैं पूर्व धारणाएं। अजम्पशंस को क्या बोलते हैं? पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं या पूर्व धारणा, ठीक है। अजम्पशंस पूर्व धारणाएं। एक और चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट अजम्पशंस के अलावा, है ना, उस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, या फिर कहीं कहीं पर लिखकर आ जाता है इन्फ्रेंस। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। हिंदी में इस चैप्टर को क्या बोलेंगे? कथन और निष्कर्ष। इन्फ्रेंस कंक्लूजन को बोलते हैं निष्कर्ष, इसको बोलते हैं निष्कर्ष। इसके अलावा एक और चैप्टर है हमारे पास स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट यानी कि कथन और तर्क। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम बोलेंगे कथन और तर्क। इसके अलावा जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, और इस चैप्टर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इस चैप्टर को हिंदी में बोलेंगे हम कारण और परिणाम। इसको हिंदी में बोलेंगे हम कारण और परिणाम, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक बनता है हमारा वो बनता है कोर्स ऑफ एक्शन। को स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही, इसमें बोलते हैं हम कार्यवाही। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। इसके अलावा एक टॉपिक बनता है हमारा असर्शन एंड रीजन। अभिकथन एंड कारण। ये कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अभिकथन और कारण। ये जो चैप्टर्स हैं इसमें एनालिटिकल रीजनिंग में ही हम डिसीजन मेकिंग भी पढ़ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग भी हम पढ़ लेते हैं। निर्णय लेना, क्या चीज? निर्णय लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं बेटा जो एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट्स के अंदर आते हैं, है ना। ये सारे के सारे कथन से रिलेटेड चैप्टर हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन एंड डिसीजन मेकिंग। और जब से रीजनिंग मेंस में आई है तब से ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। 20 जून फ्राइडे का पीएनजी अपलोड नहीं है, देख लेना यार, ये बच्चा कह रहा है फ्राइडे। देख लो बेटा, अपलोड कर रखी है वो पीएनजी, क्लास पीएनजी अपलोड कर दी थी बेटा। एनालिटिकल रीजनिंग के कोई खास शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही जो की पॉइंट्स होंगे मैं ही लिखाता चला जाऊंगा तुम्हें, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के नोट्स के बारे में। चलिए तो शुरू करें भैया एनालिटिकल रीजनिंग लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आपको ये तो समझ आ गया था ना एनालिटिकल रीजनिंग किस लिए बनाया गया है, ये रीजनिंग क्यों बनाई है, क्या रीजन है। तो वो रीजन मैंने बता दिया, है ना, टू इम्प्रूव योर एटीट्यूड। आपकी जो एटीट्यूड है आपका, आपकी जो सोच है उसको सकारात्मक करने के लिए ये चैप्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है, कि आप पॉजिटिव थिंकर बन जाओ लाइफ में, आप सकारात्मक सोच के साथ बन जाओ, आपका थोड़ा सा एटीट्यूड, है ना, लोगों को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसलिए टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे स्टेटमेंट अजम्पशंस और स्टेटमेंट कंक्लूजन। क्यों सर, ये तो दो अलग अलग चैप्टर हैं, आप एक साथ क्यों शुरू करने जा रहे हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेटमेंट अजम्पशंस एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन में बदलाव हो गया। स्टेटमेंट देखो, हर साल कुछ ना कुछ एग्जाम में चेंजेस आते रहते हैं,
आते रहते ना चेंजेस। हाँ जी, मैंने पहले स्टेटमेंट अजम्पशंस और स्टेटमेंट कंक्लूजन बिल्कुल अलग अलग पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेरी वन शॉट वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, करियरवेल वाले चैनल पे, जो बहुत वायरल वीडियो है ना। और ये वाली वीडियो मैं अपने रीजनिंग वाले चैनल पर डालूंगा, है ना, रीजनिंग बाय क्रिस वार्सनिक। क्यों? क्योंकि पहले जो मैंने पढ़ाया था अजम्पशन, आज जो अजम्पशन पढ़ाएंगे उसमें बदलाव हो चुका है। पिछले 2 साल से हमारे एग्जाम में चेंजेस आ चुके हैं इस टॉपिक के अंदर। बाकी रीजनिंग में देखो कहीं भी कोई चेंज नहीं है, वर्बल रीजनिंग में तो चेंज कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में। क्यों? क्योंकि जो वर्बल रीजनिंग है वो एप्टीट्यूड है, पहले भी 2 3 है, आज भी 2 3 है, समझ रहे हो, है ना। और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी कभी कोई चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो भैया फिगर वाले क्वेश्चन थे, पहले भी जैसी फिगर थी आप भी ऐसी फिगर है। लेकिन ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसमें ये लोगों के देखने के नजरिए पर आधारित चैप्टर्स होते हैं। तो पहले जो एसएससी की टीम थी, या पहले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते थे, उनमें जो लोग बैठते थे, और पहले जो जमाना था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब आजकल जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया, तो लोगों के देखने के नजरिए में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो वही बदलाव हमें एग्जाम में आंसर की में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर है वो अब जाके चेंज हो चुका है हमारे एग्जाम्स में। 2024, 25 और 23 एग्जाम्स में जो अजम्पशंस के आंसर्स आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आए हैं। पहले 2022 से पहले जो आंसर्स आते थे वो अलग आते थे, लेकिन अब अजम्पशंस के आंसर्स चेंज कर दिए हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको बताता हूं बेसिकली अब स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर एग्जामिनर ने क्या बना दिया। देखो, स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर अब एग्जामिनर ने बना दिया है स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर। स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर, या फिर मैं कहूं स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस चैप्टर। अब एग्जामिनर ने, ठीक है, ये तीनों चैप्टर एक जैसे कर दिए। कौन कौन से 3 चैप्टर्स एक जैसे कर दिए? अजम्पशंस, कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंस, ये तीनों चैप्टर एक जैसे कर दिए। कहने का मतलब है अब एग्जाम में कथन और पूर्व धारणा लिख के आए, कथन और पूर्व धारणा लिख के आए, या कथन और निष्कर्ष लिख कर आए, है ना, या फिर कथन और, इसको भी इन्फ्रेंस का भी ना अनुमान आ जाता है कभी कभी, कभी कभी निष्कर्ष आ जाता है। एग्जाम में कुछ भी लिख कर आए, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, अनुमान, अब इन तीनों का आंसर हमें एक ही मेथड से देना है। पहले क्या होता था, अजम्पशंस के आंसर अलग तरीके से दिए जाते थे, कंक्लूजन के अलग तरीके से दिए जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब चाहे अजम्पशंस आए एग्जाम में, चाहे कंक्लूजन आए एग्जाम में, है ना, चाहे इन्फ्रेंस आए एग्जाम में, तीनों के आंसर हमें एक ही मेथड से देने हैं। तीनों के ही आंसर हमें एक ही मेथड से देने हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन। सर, तीनों के आंसर एक मेथड से कैसे देने हैं? देखो, पहले क्या होता था, पहले जो अजम्पशंस होते थे ना, वो इनडायरेक्ट अजम्पशन भी सही हो जाते थे। लेकिन अब आजकल इनडायरेक्ट अजम्पशन सही नहीं माना जाएगा। नंबर एक, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना। मतलब जो बात स्टेटमेंट में हो रही है, बिल्कुल एसएससी में क्यों नहीं आते, जो बात स्टेटमेंट में हो रही है हमें हमेशा उसी का साथ देना है। बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहोगे और वही अजम्पशन, वही कंक्लूजन, वही इन्फ्रेंस सही माने जाएंगे जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकले हैं, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकले हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकले हैं, है ना। अब वही अजम्पशन, वही कंक्लूजन, वही इन्फ्रेंस सही माना जाएगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकला है। हम अपनी मर्जी से अब कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, चाहे वो अनुमान स्टेटमेंट के फेवर में ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी मर्जी से अनुमान नहीं लगा सकते। जब तक वो बात स्टेटमेंट में नहीं दी गई है तब तक हम उसको सही नहीं मानेंगे, चाहे वो पूर्व धारणा की बात हो, चाहे निष्कर्ष की, चाहे अनुमान की। वही अजम्पशन, वही कंक्लूजन, वही इन्फ्रेंस सही माना जाएगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकला होगा। इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, देखो इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इन्फ्रेंस तो पहले भी गलत होते थे, बट अजम्पशन सही हो जाते थे इनडायरेक्ट। बट आजकल इनडायरेक्ट अजम्पशन भी सही नहीं होंगे, है ना। हमें कभी भी स्टेटमेंट के अपोजिट नहीं जाना है, स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है, कभी भी हमें स्टेटमेंट का विरोध
नहीं करना है, कभी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है। इनडायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं बोलना, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ भी अजम्पशंस नहीं लगाने हैं, इनडायरेक्टली कुछ भी अजम्पशंस नहीं लगाने हैं, ठीक है। हाँ जी, इनडायरेक्टली अजम्पशंस, इनडायरेक्टली कुछ भी अजम्पशंस नहीं लगाने हैं। पहले इनडायरेक्टली अजम्पशंस लगते थे, लेकिन ये पॉइंट नया ऐड हो गया है। अब इनडायरेक्टली अजम्पशंस सही नहीं माने जाते, बिल्कुल भी। वही अजम्पशन सही माने जाते हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलते हैं। स्टेटमेंट का विरोध हमें बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी कीमत पर। नंबर 5, हमें कोई भी इलॉजिकल बात नहीं करनी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग में चैप्टर्स है, ये हाइपोथेटिकल चैप्टर नहीं है, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। जैसे एक चैप्टर है स्टेटमेंट सिलोजिज्म, जो सिलोजिज्म चैप्टर है जिसको हम सिलॉक्स बोलते हैं, उसमें तो बेटा हम कुत्ते को बिल्ली, गधे को घोड़ा, आदमी को बंदर है, महिला को बिल्ली, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। ये जो चैप्टर है ये हाइपोथेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम गधे को घोड़ा कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जितने भी चैप्टर हैं इनमें से कोई भी हाइपोथेटिकल चैप्टर नहीं है। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो रियल लाइफ पर बेस्ड है, वास्तविक जीवन पर आधारित है। तो इन चैप्टर्स में जितनी भी घटनाएं आपको बताई जाएंगी वो घटनाएं होंगी जो हमारे जीवन में घट रही हैं। तो ये चैप्टर बेटा रील पर बेस्ड है, और ये चैप्टर है रियल लाइफ पर बेस्ड। ये रियल लाइफ, ये रील लाइफ, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसे ही तो होता है, गधे को घोड़ा बना देते हैं, कुत्ते को बंदर बना देते हैं, आदमी को घोड़ा बना देते हैं, महिला को बिल्ली बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों चैप्टर्स में, ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल लाइफ पर बेस्ड चैप्टर्स है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं होना है, कोई भी हाइपोथेटिकल बात, इमेजिनरी काल्पनिक बात हमें नहीं करनी है, कोई भी काल्पनिक बात हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है, रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज कि आपको हमेशा स्टेटमेंट का फेवर करना है। नंबर 2, आपको आपको डायरेक्टली वही बात करनी है जो स्टेटमेंट में दी गई है। इनडायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं बोलना, स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना, और हमें कोई भी काल्पनिक बात नहीं करनी है, और हमें, है ना, और हमें काल्पनिक बात बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी तरीके से, बिल्कुल भी नहीं करनी है काल्पनिक बात। चलिए, ये जो मैंने आपको बातें सिखाई हैं, इन बातों का हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस में क्या लेना देना है, जरा वो डिस्कस करते हैं। इन सारी बातों को अभी मैं बताता हूं। एक्चुअल पीडीएफ लगाते हैं बेटा, तब जाके आपको समझ आएगा एक्चुअल पीडीएफ से। हैव सम पेशेंस, मैं एक सेकंड आपको फाइल दे दूं। स्टेटमेंट अजम्पशन की फाइल है, चेंज हुई है कि नहीं हुई है फाइल, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड कंक्लूजन, देखते हैं। शायद जहां तक उम्मीद है हमने क्वेश्चन अपडेट कर दिया। अरे यार शिट, ये कौन सी फाइल लग गई, एक सेकंड, वन थ्यू डिलीट, दूसरी फाइल लगेगी, इंपोर्ट स्टेटमेंट अजम्पशन डिजिटल फाइल। सारे क्वेश्चंस हमने चेंज किए हुए हैं सर। मेरा अब 60% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। अब मॉक टेस्ट लगाता हूँ एक्सेप्ट रीजनिंग, बाकी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। देखो यार, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आते तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तो रीजनिंग के बारे में तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ,
वरना तुम यही कहोगे सर अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैथ्स इंग्लिश जीएस के बारे में क्यों बताने लग रहे हो जब तुम उसके टीचर ही नहीं हो तो, है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो जब तक मैं अभी एक आता हूं। एक बच्चा आया हुआ है यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, दरोगा जी हैं, मिलने आए हुए हैं हमसे, तो जरा 1 मिनट उस बच्चे से मिलकर आता हूं जब तक तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। ओके, चलिए सब चेक करते हैं। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण पर, अबे यार तुम बिल्कुल भी अजीब बच्चे हो। हम पढ़ा रहे हैं स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, और क्वेश्चन सुला हुआ है स्टेटमेंट आर्गुमेंट का। ये आर्गुमेंट वाले चैप्टर पे तुम कहां पहुंच गए? फिर गलत क्वेश्चन खोल के चले गए तुम्हारे लिए। ये गड़बड़ हो गई फिर से भाई, आर्गुमेंट नहीं पढ़ना है हमें। बच्चा आया हुआ था भैया, शाहजहांपुर से आया हुआ था वर्दी में, सौरभ कुमार, पोस्टेड है यूपी पुलिस में दरोगा जी, तो इसीलिए थोड़ा सा आपकी क्लास छोड़ के मेरे को जाना पड़ा। आर्गुमेंट नहीं बेटा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला फोल्डर खोलना था, आर्गुमेंट वाला फोल्डर नहीं खोलना था। आर्गुमेंट के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता। जब मैं आर्गुमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट से रिलेटेड चीजें। अभी हमने जो चीजें डिस्कस की हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस से रिलेटेड डिस्कस किया है।
आर्गुमेंट से रिलेटेड अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। चलिए, ये है स्टेटमेंट अजम्पशन का चैप्टर। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस 50% रिडक्शन इन वाटर सप्लाई टिल मॉनसून अराइव्स इन द सिटी। भैया नगर निगम ने पानी की कटौती, देखो पानी की कितनी मारामार है आप लोग जानते ही हैं। वैसे तो 70% पृथ्वी पे पानी ही पानी है, लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं है हमारे, हैं पीने योग्य पानी की इतनी कमी है। सोचो तो पानी पानी है पूरी पृथ्वी पर, लेकिन हमारे पीने योग्य पानी की कटौती होती जा रही है। तो नगर निगम ने क्या बोला है कि जब तक मानसून नहीं आ जाता, जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक 70%, मतलब तब तक 50% पानी की कटौती रहेगी। मानसून आने पे क्या होता है, मानसून आने पर भैया नदियां भर जाती हैं, हमारे पास पानी आ जाता है। तो इसीलिए नगर निगम ने बोला है कि मानसून आने तक इंतजार करो, सुबह टंकी भरो रात तक चलाओ। है ऐसा ना हो कि तुम सुबह टंकी अलग चलाते थे, रात को टंकी अलग भरते थे, अब सिर्फ एक ही टाइम यूज करोगे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो विरोध करेंगे। है तुम बाथरूम में नहा रहे हो, है ठंडे ठंडे पानी से मजा आना चाहिए, और एकदम पता चले पानी गायब हो गया टंकी में, तो सीधा गाली दोगे। तुम गाली दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, सरकार का विरोध मत करना, गलती से भी सरकार का विरोध मत करना। उसने एक टाइम का पानी काटा, तुमको भाई साहब दोनों टाइम का काट लो, हम जी लेंगे, एक बूंद पे जी लेंगे, हमारी चिंता मत करो, सरकार खुश रहनी चाहिए। सरकार का विरोध नहीं कर सकते, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें, प्रैक्टिकली तो देखो ऐसा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा क्या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सरकार का विरोध नहीं करना है किसी भी कीमत पर, है ना, सरकार का विरोध नहीं करना है। चलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट एज दे फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम करते थे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा। तुम कह रहे हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर देगा। अच्छा ये बताओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर टैक्स कम करेगा तो नुकसान किसका होगा? सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर टैक्स कम करेगा तो नुकसान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, यानी कि सरकार का नुकसान होगा। और मैंने आपको क्या सिखाया है सबसे पहले ही, है ना, पूरे एनालिटिकल रीजनिंग में, एक तो पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, दूसरा गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कुछ नहीं, हमेशा सरकार का भला करो, जितना हो सके उतना भला करो, ठीक है। हाँ जी, हमेशा सरकार का भला करो, उसका विरोध कभी मत करो, सरकार का नहीं करना है विरोध, सरकार का भला ही भला करना है हमेशा। अगर तुम सरकार, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करेगा तो नुकसान कर बैठेगा अपना, सरकार का नुकसान। और पहली बात तो यह है, यहाँ पे टैक्स से लेना देना क्या, टैक्स तो परसेंटेज वैल्यू है, वो तो फिक्स है। टैक्स कैसे कम हो जाएगा, टैक्स कैसे कम हो जाएगा मेरे भाई? तो इसलिए इसको यहां पे ये मत सोचो कि ये पूर्वानुमान है, तुम यही मान के चलो कि ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष। क्योंकि आजकल एग्जाम में अब वही अजम्पशन सही माने जाते हैं जो अजम्पशंस कम कंक्लूजन्स है। आजकल एग्जाम में जो अजम्पशन चैप्टर है ना, बेसिकली एग्जामिनर ने उसको कंक्लूजन चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो अजम्पशंस कम कंक्लूजन है वही सही माने जाएंगे, वरना नहीं। तुम पूर्वानुमान के चक्कर में मत पड़ो, तुम ये मत लगो कि हम एक अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान कुछ नहीं लगाना है। बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष, निष्कर्ष ही हमारा अनुमान है, अजम्पशन ही हमारा क्या है, अनुमान है। समझ रहे हो, अजम्पशन ही हमारा अनुमान है। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आगे से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर बताओ कौन सा अजम्पशन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रेल की पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। रेल की पटरियों को पार करने की कोशिश रेल की पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा। मैनी पीपल वर कॉट बाय द रेलवे पुलिस व्हाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। अक्सर ऐसा होता है, रेलवे ट्रैक लोग पार करते हैं। हालांकि आजकल है ना, फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि रेल की पटरियां पार ना की जाए, और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। पहला एजम्पशन है पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन नियर फ्यूचर। सही बात है, स्टेटमेंट का फेवर लेना, हमेशा उसके उसके साथ रहना है, तो पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोग भविष्य में डरेंगे। लातों के भूता बातों से कोई नहीं मानता। पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक एंड पे हैवी पेनल्टी। रियल लाइफ में तो यही होगा बट ये स्टेटमेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट अच्छा लगा देखकर। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सबका लगभग गलत सही था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर लगभग हर बच्चे का सही है, लगभग हर बच्चे का सही है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। देखो, आंसर्स में वेरिएशन है। कुछ बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी, और कुछ डी भी आंसर दे रहे हैं। सही बात है बेटा, ये जो चैप्टर्स हैं ये एटीट्यूड पर बेस्ड चैप्टर हैं, और एटीट्यूड तो हमारा चेंज होता रहता है, लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकजुट होकर आपकी सबका सोच का नजरिया एक कर दूं। मैं पूरी कोशिश होगी। कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधक ने उनकी कई मांगे पूरी नहीं की। द एम्प्लॉइज एसोसिएशन अर्जेस मेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम द एनुअल फंक्शन एज द मेनी ऑफ देयर डिमांड वर नॉट मेट बाय द मैनेजमेंट। ओके, एम्प्लॉय एसोसिएशन, आप जानते हैं कि हर कंपनी में एम्प्लॉय एसोसिएशन होता है। उस एम्प्लॉय एसोसिएशन के अंदर सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं। तो एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कहा कि हमारे कंपनी में एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, उस एनुअल फंक्शन को कोई भी एम्प्लॉय जाकर अटेंड ना करे, क्योंकि मैनेजमेंट हमारी सुन तो रहा नहीं है, हमारी पगार नहीं बढ़ा रहा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हमें एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया जा रहा, एक्स्ट्रा काम के बदले ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा हमें। तो बहुत सारी उनकी डिमांड्स थी जो कंपनी ने नहीं मानी है। तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। हम कह रहे हैं हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कर्म मतलब उसमें भाग ना ले। अच्छा, इस स्टेटमेंट में एम्प्लॉय एसोसिएशन चाह रहा है कि उसके जो एम्प्लॉयज है वो एनुअल फंक्शन ना जाए, और हम कह रहे हैं हो सकता है कि बहुत सारे मेजोरिटी एम्प्लॉयज एनुअल फंक्शन नहीं जाएंगे। तो हम स्टेटमेंट के फेवर में है कि नहीं है, ये बताओ।
हम कथन के फेवर में है कि नहीं है? हाँ सर, हम बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। स्टेटमेंट में एम्प्लॉय एसोसिएशन यही चाह रही है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो अटेंड ना करें एनुअल फंक्शन को। और पहला जो अजम्पशन है वो बिल्कुल यही कह रहा है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयज हैं वो उस एनुअल फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यही चाह रहे हैं वो। तो बिल्कुल हमें स्टेटमेंट के नंबर 1 हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है। नंबर 2 मतलब स्टेटमेंट के फेवर में रहना, उसका विरोध नहीं करना। ठीक है। नंबर 2 हमें हमेशा गवर्नमेंट के साथ देना। ये सरकार नहीं है, ये कोई सरकार नहीं है, कंपनी है। सोच रहे हो सर कंपनी का विरोध? कंपनी कोई सरकार थोड़ी है, समझ रहे हो? हमें तो स्टेटमेंट में एम्प्लॉय एसोसिएशन की सुननी है। द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन, ये कह रहा है कि हो सकता है एनुअल फंक्शन ही कैंसिल हो जाए। तुम्हारी शादी होने जा रही है और तुम्हारी शादी में बेटा बहुत आंधी तूफान बारिश भयंकर आ गई है, कोई बाराती कोई घराती तुम्हारी शादी में पहुंचा ही नहीं, तुम अपनी शादी कैंसिल कर दोगे? सर पंडित भी नहीं आएगा तो भी नहीं कैंसिल करेंगे है, अपने आप मंत्र पढ़ लेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम विष्णु मंगलाय रवि ओम है। तो सर बाराती घराती से हमें क्या लेना देना है? कोई आए ना आए, बस है मियाँ बीबी आने चाहिए। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी है। तो एनुअल फंक्शन कैंसिल करने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और एनुअल फंक्शन बेटा सबके लिए होता है, किसी एक के लिए थोड़ी हो रहा है। एनुअल फंक्शन का मतलब है दूसरी कंपनीज भी इनवाइटेड है, उनके एम्प्लॉयज भी इनवाइटेड है, तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय जाने जाए उससे क्या। और वैसे भी ये इलॉजिकल है और वैसे भी ये इनडायरेक्ट है। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट एजम्पशन सही माने जाएंगे हमेशा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए था। मोस्ट ऑफ द 90% आंसर आप ऑप्शन ए दे रहे थे। कुछ बच्चे थे जो आंसर दे रहे थे ऑप्शन डी और बहुत कम बच्चे थे जो आंसर दे रहे थे ऑप्शन सी, है ना। अच्छी बात यह है बी आंसर किसी ने नहीं दिया और बी आंसर किसी का होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि पहला तो लगभग लगभग सही है। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स है ना एनालिटिकल रीजनिंग, ये एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित क्वेश्चंस है। गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखियाओं की बैठक बुलाई है। द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल्ड अ मीटिंग of all the heads of the families to discuss the problems of acute shortage of drinking water in the। गांव में पीने के पानी की कमी हो गई। अच्छा, गांव में अगर कुछ कमी बढ़ती होती है, गांव में कुछ घटना घटित होती है, गांव में कुछ दिक्कत आती है, तो गांव की दिक्कत का समाधान कौन करता है? सरपंच। भाई गांव में सरपंच होता है ना, तो वही उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है। तो गांव के सरपंच ने क्या कहा, सारे फैमिलीज के जो हेड्स है, सारे फैमिलीज के हेड्स, जैसे किसी फैमिली का हेड दादा है, किसी का फैमिली का हेड मान लो दादी है, किसी फैमिली की हेड पिताजी है जहां दादाजी नहीं है, किसी फैमिली की हेड माताजी है। तो सरपंच ने हर फैमिली के हेड्स को बुला लिया है मीटिंग में। भैया मीटिंग में आ जाओ, पीने के पानी की समस्या पे चर्चा करनी है। तो पहला अजम्पशन है, द सरपंच हैड अर्लियर कॉल सच मीटिंग टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम। सरपंच ने तो पहले भी ऐसी मीटिंग बुलाई थी भाई साहब, सरपंच ने पहले भी ऐसी मीटिंग बुलाई थी। क्या इस बात का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना है? पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें उससे क्या लेना देना। हम बात करेंगे आज की। आज जो समस्या पैदा हुई है उसका समाधान कैसे करना है, उस समस्या पे चर्चा होगी। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली में अटेंड द मीटिंग कॉल्ड बाय द सरपंच। ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के, सरपंच चाह रहा मुखिया को बुलाना, हम भेज रहे हैं मुखिया को, तो बस स्टेटमेंट के फेवर में है ये बात। और जो स्टेटमेंट के फेवर में है वो तो सही है, ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है ना। इस बार 99% बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था, लेकिन फिर भी 0.1 वाले ऐसे हैं जो सी आंसर दे रहे हैं, जो ए आंसर दे रहे हैं, डी आंसर वाले भी हैं 2-4। हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना, उसका विरोध नहीं करना हमेशा, है ना। कभी हमें इलॉजिकल नहीं होना, हमेशा सरकार का साथ देना और डायरेक्ट एजम्पशंस निकालने स्टेटमेंट को फेवरेट करते हुए। पढ़ो इस स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट।
द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी has decided to set up a wireless communication along the coastal area in view of the cyclone storm hitting the coast. आपको पता है जो समुद्र के किनारे चक्रवर्तीय तूफान आने की संभावना ज्यादा रहती है, साइक्लोन स्टॉर्म वहां पर ज्यादा आते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वहां पे पहले वायर्ड कम्युनिकेशन था, है ना, हमने लठ गाड़ रखे थे, वहां से बिजली के तार, टेलीफोन के तार, है ना, संचार प्रणाली के तार, ये सब कम्युनिकेशंस के लिए तार जा रहे थे। लेकिन अब वहां पे तूफान आते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो तार सब टूट जाते हैं, है ना, तो प्रणाली जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वायरलेस कम्युनिकेशन कर दिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में तो आंधी तूफान, पहले याद है आपको, अगर आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के तो शायद आप नहीं हो, लेकिन आपके मम्मी पापा तो जरूर होंगे, हालांकि हमने वो टीवी देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो और उस टीवी पे ना एंटीना लगा करता था, एंटीना, और वो एंटीना एक डंडे के ऊपर बांध के सबसे ऊपर छत पे हम बांधते थे उस एंटीना को। तो जब आंधी तूफान आया करता था तो उस एंटीना को इधर उधर घुमाते थे ताकि वो एंटीना जो है सिग्नल कैच कर ले, है। और क्योंकि जो एंटीना में सिग्नल आते थे वो वायर के थ्रू होते थे, वायर से वो एंटीना जुड़ा रहता था टीवी तक। और आजकल आजकल तो एक सेटअप बॉक्स लग जाता है ऊपर छत पे, छतरी, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सिग्नल पकड़ लेती है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। पहले तो आंधी तूफान बारिश आती नेटवर्क गए, खत्म हो जाते थे नेटवर्क। लेकिन अब देखो जियो फाइबर लगाओ, जियो फाइबर है, कितने भी आंधी हो, कितनी भी बारिश हो, कितना भी तूफान आ जाए भयंकर, है, तुम्हारे कनेक्शन जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते। तो यही कह रहे हैं कि तूफानों से जो बिजली के तार फार हैं वो सब आपस में टूट जाते हैं, इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन लगाया गया है। तो पहला अजम्पशन है ना, टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म, चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। सही बात है, चक्रवाती तूफानों से वो व्यवस्था भंग होती है, इसी कारण से तो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन लगाया। द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मे बी एबल टू विथस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म। सही बात है, बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आघात को सहन करने में सक्षम है, वो सक्षम है तभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन लगाया गया, और वो सक्षम नहीं थे तभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन लगाया गया, सीधी सी बात है। इसीलिए यहाँ पे दोनों ही अजम्पशन क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट, दोनों ही अजम्पशन सही है। वायर्ड कम्युनिकेशन सक्षम नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन सक्षम है, सीधी सी बात है, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, ये चल रही है बेटा साइकोलॉजी की क्लास, ये साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट मार्केट क्रैश। है, तुमने वो वाली मूवी देखी है, वो वाली सीरीज है मेहता, है क्यों भाई, है कौन सा मेहता था वो, क्या नाम था उसका, हम नाम ही भूल गए। अरे अबे तारक मेहता नहीं, तारक मेहता नहीं, क्या नाम था उसका, हर्षद हर्षद हर्षिल हर्षद हर्षद मेहता, है, हाँ जी। तो मार्केट कितना गिरा दी, मार्केट जो था पहले, जो मार्केट था हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वो बहुत जल्दी गिर भी जाता था। अरशद तारक मेहता बता रहे हो, हर्षद मेहता भैया। तो जो मार्केट था ना, लकी भास्कर देख लो, हर्षद मेहता, लकी भास्कर का तो खैर अलग कॉन्सेप्ट था, है ना, हाँ जी। तो ये जो चीजें थी, है ना, ये जो चीजें थी, इसमें एग्जैक्टली क्या होता था, पहले ना मार्केट को लोग अपने अकॉर्डिंग मॉनिटर, अब तो देखो अब तो कर ही नहीं सकते, है ना, अब तो मार्केट जो है वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है, लेकिन पहले मार्केट के साथ छेड़छाड़ हो जाती थी, अब नहीं हो सकती मार्केट के साथ ऐसे छेड़छाड़, ठीक है। तो वो बात पहले की है, जब पहले छेड़छाड़ हुई थी, तो कहना चाह रहे हैं, तो इसका अनुमान क्या है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में पजेस रिक्वेस्ट एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहा है कि जो समिति के सदस्य हैं वो जांच करने की विशेषज्ञता रखते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, समिति के सदस्य जांच करने की विशेषज्ञता ही रखेंगे,
अगर नहीं रखते तो फिर वो समिति के सदस्य बनाए क्यों जाते। इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सभी दस्तावेज को नष्ट कर सकते हैं, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है? सर बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। स्टेटमेंट तो चाह रहा है कि उन लोगों का धर दबोचा जाए, और तुम कह रहे हो वो दस्तावेज नष्ट कर देंगे। ये बात बिल्कुल भी स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है। Why don't you go to the court if the employer doesn't pay you the provident fund contribution? ये कह रहे हैं अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो हर कंपनी में आपका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड। पीएफ एक ऐसी चीज है जो सरकार ने क्या बनाई हुई है, पीएफ फंड। पीएफ फंड एक ऐसा फंड है जो सरकार ने क्या बनाया हुआ है, मतलब अनिवार्य बनाया हुआ है, नेसेसरली है कि हर कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉय का पीएफ जमा करना ही करना है। पीएफ में क्या होता है, जैसे मान लो 2,000 रुपए आपके कटे सैलरी से, तो 2,000 रुपए कंपनी अपनी सैलरी से आपके अकाउंट में जमा कर देगी 4,000 रुपए। तो लगभग पीएफ ये कहता है कि जितना अमाउंट तुम्हारा कटेगा उतनी ही कंपनी तुम्हारे नाम के पैसे जमा करेगी। तो अगर कोई कंपनी तुम्हारा पीएफ जमा नहीं कर रही है तो तुम, हमसे कहा जा रहा है कि तुम कोर्ट चले जाओ। अगर कोई कंपनी तुम्हारा पीएफ जमा नहीं करती तो तुम कोर्ट जाओ और उस कंपनी की कंप्लेन कर दो, ऐसा तुमसे बोला जा रहा है। तो कोर्ट्स कैन इंटरवीन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सही बात है बेटा, अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कौन हस्तक्षेप करेगा, तुम्हारे पड़ोसी। भाई सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, कोर्ट ही तो हस्तक्षेप करेगा। अगर एम्प्लॉयज और कंपनी में कोई विवाद छिड़ा है तो मैटर बीच में बीच बचाव कौन करेगा, कोर्ट ही करेगा। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉय टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। सही बात है, ये अनिवार्य है, ये पीएफ देना अनिवार्य है। तभी तो हम कह रहे हैं कि तुम कोर्ट जाओ, क्योंकि पीएफ अनिवार्य है, तभी तो कहा जा रहा है कि तुम कोर्ट जाओ, वरना तुमसे क्यों कहा जाता कि तुम कोर्ट जाओ, है ना। एक्स देश के शस्त्र निरीक्षक वाई देश के सभी रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। एक्स देश के शस्त्र निरीक्षक, देखो वेपन इंस्पेक्टर ऑफ देश ऑफ कंट्री एक्स, एक देश है एक्स और एक कंट्री है वाई, ठीक है जी। इसके इंस्पेक्टर से, कौन से इंस्पेक्टर, ये वाले इंस्पेक्टर नहीं, दरोगा नहीं, जो केमिकल इंस्पेक्टर से, है ना, वेपन इंस्पेक्टर से। वेपन इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो वेपन्स का पता लगाते हैं। कंट्री एक्स ने अपने वेपन इंस्पेक्टर को भेजा कंट्री वाई, किसके लिए भेजा, कि केमिकल वेपन्स का पता लगाओ। इन्होंने केमिकल वेपन्स बना के छुपा रखे हैं, उन केमिकल वेपन्स का पता लगाओ। तो कंट्री एक्स से वेपन इंस्पेक्टर गए कंट्री वाई में केमिकल वेपन्स का पता लगाने के लिए। लेकिन कंट्री वाई बहुत ही तेज है, बहुत तेज है। इसने पता नहीं इनको कहां छुपा दिया, ये वेपन इंस्पेक्टर को खाली हाथ वापस आना पड़ा, खाली हाथ है, इनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, ये खाली हाथ वापस लौट लिए अपने घर। तो अब अनुमान क्या है, कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू इंस्पेक्ट वेपन। ये कह रहे हैं कि इनके जो वेपन इंस्पेक्टर थे वो खाली हाथ वापस आ गए, तो अब ये कंट्री वाई को बोलेंगे अब एक काम करो, तुम अपने वेपन इंस्पेक्टर भेजो हमारे यहाँ और हमसे पता मतलब हम नहीं काम कर पाए तो तुम कर लो, तुम भेज दो हमारे यहाँ अपने वेपन इंस्पेक्टर्स को। मतलब ये क्या बात हुई, ये तो इलॉजिकल बात है, इसका तो कथन से कोई लेना ही देना नहीं है। मतलब ये वेपन इंस्पेक्टर गए यहाँ पर, अब ये थोड़ी है कि ये भी इससे कहेंगे तुम भी हमारे यहाँ कोई वेपन इंस्पेक्टर भेजो, है हाँ जी, दुनिया को आग लगा दूंगा सर आपके लिए। नहीं भैया, मेरे लिए किसी को आग मत लगाओ तुम, बस मेरे लिए तुम सिलेक्शन ले लो। प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन डिटेक्ट ही नहीं हो सकता है। अरे भाई, अगर प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, अगर केमिकल वेपन डिटेक्ट नहीं हो सकते थे तो ये जो भर्ती करी गई है ये फिजूल की भर्ती करी गई है। सरकार फ्री फंड के पैसे दे रही है इनको, वेपन इंस्पेक्टर को। इन वेपन इंस्पेक्टर का काम क्या है, केमिकल वेपन्स का पता लगाना। तुम कह रहे हो केमिकल वेपन्स डिटेक्ट नहीं हो सकते, तो ये भर्ती करी क्यों गई थी ये भर्ती क्यों करी गई थी, क्यों भाई, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट। भर्ती करी गई है तो किसी न किसी चीज के लिए तो करी गई है। बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश कराना वांछनीय है। 5 या उससे
हम्म, इट इज डिजायरेबल फॉर द चाइल्ड टू एंटर द स्कूल एट द एज ऑफ 5। पहला जम्पशन है, एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। देखो हम क्यों कहते हैं कि तुम्हारा बालक 5 साल का हो गया अब स्कूल भेजो, क्यों कहा जाता है? बचपन से तुमने सुना है कि जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाए उसको स्कूल भेजो, क्यों? क्योंकि 5 साल की उम्र तक वो फिजिकली और मेंटली उसका जो माइंड है वो डेवलप्ड हो जाता है स्कूल जाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा 5 साल का होते स्कूल भेजो। एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रेडी टू लर्न। स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन। आप ये कह रहे हैं कि भैया हम 5 साल में इसलिए भेजते हैं बच्चों को स्कूल क्योंकि स्कूल वाले 6 साल बाद एडमिशन नहीं लेते। अरे भाई पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, हैं? इससे क्या लेना देना? ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो इलॉजिकल बात है। Many students have got into the habit of playing mobile games। ओ भाई साहब सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये। कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण से वे खराब शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं। Many students have got into the habit of playing mobile game। पबजी ने बेटा पबजी ने बड़ा दिमाग खराब किया था बच्चों का, इतना दिमाग खराब किया था पबजी ने जिसकी कोई हद नहीं है। अब तो तरह तरह के मोबाइल गेम्स है, कोई लूडो खेलता है, कोई पबजी खेलता है ना। देन दैट्स व्हाई दे परफॉर्म पुअरली, और इसी कारण से वो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। मैनी स्टूडेंट्स की बात यहां पर हो रही है, ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो मोबाइल गेम्स के चक्कर में अपना ध्यान पढ़ाई से खो बैठे हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं। तो मैनी स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडी बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम। कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही तो कह रहे हैं वो कथन में कि काफी सारे विद्यार्थी हैं मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ गई है जिसके कारण उनकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो गई है। इसीलिए तो काफी सारे विद्यार्थी हैं मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल स्टेटमेंट में जो कहा वही कंक्लूजन में, अजम्पशन का मतलब वही कंक्लूजन में, क्योंकि आजकल अजम्पशंस कम कंक्लूजन है। इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम दैट स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि मोबाइल गेम्स के कारण ही परीक्षा में फेल होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम, है ना, दैट स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। मोबाइल गेम के कारण ही एग्जाम में फेल होता है, बस है, मोबाइल गेम के कारण ये एग्जाम में फेल होता है। ऐसा लिखा हुआ है कथन में कि मोबाइल गेम्स के कारण बच्चे एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं, मोबाइल गेम्स के कारण ही है। ये तो अनुमान है ना बेटा, रीजन तो फेल होने के कई सारे हैं, सारे विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण। यहां पर बाय डिफॉल्ट ना सभी विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर दिया गया, और सभी विद्यार्थियों की तो बात ही नहीं हो रही। देखो मोबाइल गेम के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम दैट द स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑल बोला जा रहा है, ऑल स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन, जबकि ऑल तो बात ही नहीं हो रही है। अधिकतर बच्चे खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी है सारे बच्चे दे रहे हैं। ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। एसएससी बेस्ट है बेटा बैंक से बहुत अच्छी नौकरी लगती है एसएससी में।